नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक को, क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नो डाउट आप पूरा एक्सरसाइज में फंसेंगे, सारे एक्सरसाइज में फंसेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इत्मीनान से एकदम आराम से पूरे के पूरे जो बेसिक में पढ़ाने वाला हूँ, इस पूरे बेसिक को अभी आप समझिएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज को बनाने जाइएगा। उससे क्या होगा कि आप पूरे एक्सरसाइज को अब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि मैं पूरा एक्सरसाइज को भी पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर आपका पूरा 9th क्लास का पूरा सिलेबस को कवर कराने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव बेस का एग्जाम है, आपको पता है आपका जो परीक्षा होने वाला है फाइनल एग्जाम, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आंसर को छांटना होगा। तो उस लेवल का एग्जाम होगा। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, बेसिक को पढ़ाने के बाद, एक्सरसाइज को पढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इस चैप्टर के बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसको भी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या आज से पहले सुने थे, इसका मतलब कब, 7-8 क्लास में सुने थे, है ना। तो देखिए कहां से शुरू होता है प्राकृत संख्या, 1 से, और कहां तक जाएगा, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। वेरी गुड। तो वैसे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती का संख्या कितना, गिनती कितना शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और कहां तक जाती है गिनती, गिनती कोई खत्म किया आज तक, खत्म कर पाएंगे क्या, नहीं खत्म कर पाएंगे। इसीलिए इसको अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में आप देखेंगे कि 1 से शुरू होगी, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक चलेगा, यानी कि अनंत तक ये चलने वाला, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपका प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा और आप जानेंगे। प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या जो लिखते हैं हम लोग, जैसे हमने अभी क्या लिखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या का संग्रह है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो प्राकृत संख्या के समूह को कहीं पर अगर आपको दिखाना होगा तो n से इंडिकेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर n लिखा गया। n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए यहाँ पर n से ही सूचित क्यों करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या जो है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, प्राकृत संख्या में इंग्लिश में नाम इसका क्या था, नेचुरल नंबर। आप देख पा रहे हैं क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल का फर्स्ट लेटर क्या है, n है। तो समझ में आ रहा है कि n से सूचित क्यों किया जाता है, फर्स्ट लेटर से, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए आप, ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है ये क्वेश्चन को, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ना सबसे छोटा होगा, कहां शुरू हो रहा है, ये 1 से, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। और वही अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो क्या बोलेंगे, अनंत, है ना। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो संख्या कितना शुरू होगी, 0 से, और कहां तक जाएगी, अनंत। तो देखिए क्या लिखा हुआ, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। या वैसे संख्या जो 0 शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कितना शुरू होती है, 1 से, है ना। अब इस 1 के आगे तरफ 0 लगा देंगे तो प्राकृत संख्या के परिवार में कौन आ गया, 0। तो प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। इसीलिए हमने क्या लिखा, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए, क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। देखिए दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या के संग्रह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है
तब पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या के संग्रह को किसे हम लोग इंगित करते हैं? W से। W से क्यों करते हैं समझ में आ गया होगा? W फॉर होल, और होल का पहला लेटर क्या है? W है, इसीलिए W से इसको सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज, है ना? तो देखिए पूर्ण संख्या के संग्रह को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? W से। तो 0 1 2 3 4 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? अनंत। तो एग्जाम आपका पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अनंत। अनंत। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे अब इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या क्या होगा? प्राकृत प्लस पूर्ण प्लस धन प्लस ऋण, इन सारे संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्या क्या हुआ? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या। प्राकृत संख्या मतलब कितना शुरू होने वाला? 1 से। पूर्ण संख्या मतलब आगे में 0 लग जाएगा। धन संख्या मतलब जिसका चिन्ह वेरी गुड प्लस होगा। ऋणात्मक संख्या मतलब जिसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, ऋण होगा, माइनस होगा। तो इन सारे संख्याओं के संग्रह को किससे हम लोग सूचित करेंगे? पूर्णांक कहेंगे उसको। उसको एक अक्षर से अगर डिनोट्स करना होगा तो किससे हम लोग सूचित करेंगे? जेड से। जेड फॉर जेहलीन। जेड फॉर जेहलीन का मतलब क्या होगा? गिनना। जेहलीन का क्या अर्थ होगा? गिनना। ठीक है ना? तो यहां तक कोई दिक्कत है? आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए परिभाषा सबसे पहले, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q का मतलब क्या होगा? बट्टे के रूप में। जैसे हम कहते हैं ना कि ये 4/2 है, 5/3 है, 7/8 है, 9/10 है, ये बट्टा के रूप में ये संख्या है। तो जिस संख्या को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हम लोग बोलेंगे वैसे संख्या जिसे p/q। p/q। अब p/q का मतलब ये ऐसा नहीं गांठ बांध के रखना है कि सर p तो p, q तो q। मतलब यहाँ पर हो सकता है ये a/b लिखा जाए, कभी कभी c/d लिखा जाए, कभी m/n लिखा जाए, कभी r/x लिखा जाए। जो मर्जी हम लिख सकते हैं। इतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ्रैक्शन होना चाहिए, बट्टा होना चाहिए। ठीक है ना? तो वैसे संख्या जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? बट्टा के रूप में, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर यही चीज मेन चीज जिसमें है, जहां पर p और q क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक तुरंत अभी हमने अर्थ पढ़ा बताया आपको। पूर्णांक का मतलब कौन कौन सा होगा? या तो वो धन संख्या होगा, या तो ऋण संख्या होगा, या तो वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या होगी, या तो फिर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या होगी। है ना? तो इनके बीच का कोई भी संख्या हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या बोल देंगे। जहां पर q का मान, ध्यान रखने की बात है, p/q के रूप में तो होना ही चाहिए। p और q को पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही साथ q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कहने का अर्थ क्या है? अगर 4/3 लिखते हैं तो देखिए ये p/q हुआ कि नहीं हुआ? तो 4/3 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में, इसका PDF हम दे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? PDF अवेलेबल हो जाएगा, सारा PDF जो भी बनाया हुआ है हम दे देंगे ग्रुप में। ठीक है? नोट्स करने का टाइम यहाँ पर नहीं, ध्यान देना अभी। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर 3/5, तो ये p/q हुआ कि नहीं हुआ? 7/2 p/q हुआ कि नहीं हुआ? p/q हुआ ना? 8/3 p/q हुआ ना? तो ये p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। हम साथ ही साथ क्या ध्यान रख पा रहे हैं यहाँ पर कि q का मान हम 0 नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा ना? नीचे वाला संख्या को 0 नहीं कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं 4/0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपरिभाषित। है ना? इसका कोई परिभाषा अभी तक दिया नहीं गया गणितज्ञों के द्वारा, इसलिए हम भी समझते हैं कि ये जो है सो परिभाषित नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है क्या? अब एक बार फिर से देखेंगे। वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q कोई पूर्णांक होगा, जहां पर q का मान 0 नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर समझने का बात है, बताइएगा आप लोग। 1/2 परिमेय क्या परिमेय? -3/2 परिमेय क्या परिमेय? 7/4 परिमेय का परिमेय? 4/0 परिमेय का परिमेय?
अपरिमेय। 0 नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। 0/5 परिमेय का परिमेय। परिमेय। ऊपर वाला 0 थोड़ी मना किया है, ऊपर तो 0 लिख सकते हैं। 0/7 परिमेय का अपरिमेय। परिमेय। 8/10 परिमेय का परिमेय। परिमेय। हालांकि 8/10 नहीं, इसको 2 चौकी 8 और 2 पंजे 10, 4/5 लिखेंगे ना। पता है आपको फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म होता है। कभी भी अगर कोई संख्या बटा के रूप में लिखा हुआ है और अगर कट रहा है तो उसको काट देना चाहिए। समझ रहा बात? तो परिमेय संख्या में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/2, 3/5, 7/8, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है ना। आगे जो है 0/5, 0/9, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। हम लोग ऊपर में क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो है ना एक्सरसाइज जब 1.1 स्टार्ट करिएगा तो पहला क्वेश्चन है, क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? समझ रहे ना, यही क्वेश्चन है पहला। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर याद रखना आपको कि 0/2 लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। समझना है ना। तो 0 परिमेय है या नहीं है? क्यों 0 परिमेय है? 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। सही बात है ना। वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे परिमेय संख्या के बाद कुछ और चीजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे है क्या? धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या तो हम लोग जान चुके हैं, है ना, लेकिन परिमेय संख्या में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। समझा ना बात? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट, अगर आप आराम से ध्यान देकर अगर इसको पढ़ेंगे तो इसी में समझ में आएगा कि धनात्मक परिमेय संख्या दैट मीन्स जिसमें धन चिन्ह रहेगा। समझा रहा ना। धनात्मक परिमेय संख्या मतलब क्या रहेगा? धन चिन्ह रहेगा। मतलब जैसे देखिए 4/2, दोनों का साइन क्या है? प्लस है। या तो इसको हम इसको परिभाषा में देख सकते हैं। तो दोनों में देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो रहा है? जुट रहा है कि नहीं जुट रहा? अगर दोनों का साइन जुटेगा तो क्या होगा? वो धनात्मक परिमेय संख्या। सही बात है ना। अगर दोनों का साइन जुटेगा तो देखिए -2 और -5, दोनों का साइन जुटा क्या? तो जुटेगा तो कैंसिल होगा, तो धनात्मक है ऋणात्मक? तो साइन जुटेगा तो, साइन नहीं जुटेगा तो बस। तो हम जिस परिमेय संख्या में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है, और साइन अगर प्लस तो क्या कहेंगे इसको? धनात्मक परिमेय संख्या। और अगर साइन माइनस तो कहेंगे उसको ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं परिभाषा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, वैसे परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर दोनों के चिन्ह समान हो, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। बताइए यहाँ पर 4/5, दोनों का साइन प्लस की माइनस? तो ये धनात्मक परिमेय संख्या की ऋणात्मक परिमेय संख्या? -4/5, दोनों का साइन बराबर है कि नहीं है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक परिमेय संख्या क्यों है? यहाँ तो माइनस का साइन है। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, यानी कि 4/5 बचेगा। सही है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पर, यहां थोड़ा एग्जाम्पल यहां पर सुधारना पड़ेगा आपको, है ना। यहां पर सुधार लीजिएगा थोड़ा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसका पीडीएफ में जब डालूंगा तो इसका सुधार करके, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको पीडीएफ में सुधार करके डाला जाएगा। तो क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। तो वैसे संख्या जिसके अंश और हर दोनों के चिन्ह क्या हो? अलग अलग। देखिए 6/5, यहाँ का साइन क्या हो गया? तो अंश का साइन क्या है? हर का साइन क्या है? तो दोनों साइन जुट रहा है क्या? साइन अलग अलग है ना, और साइन अलग अलग है तो उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि साइन कटेगा ही नहीं। 6/5 में +6 है और -5 है, तो इसका हो जाएगा 6/5 और माइनस में, तो ऋणात्मक हो गया। ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। बताइए प्लस, बताइए धनात्मक ऋणात्मक? साइन जुट रहा है क्या? तो साइन नहीं जुटेगा तो, और साइन जुटेगा तो कोई दिक्कत है? चलिए, सबको समझ में आ गया होगा, हमारे मोबाइल में देखने वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है ना।
तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर q और कोई पूर्णांक होगा और q का मान 0 नहीं होगा। तो आप समझेंगे कि सर p और q कोई पूर्णांक होगा ही, है ना, तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं? पूर्णांक है तो लिख लेना चाहिए, लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, पूर्णांक है फिर भी इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो क्या होगा? अभाज्य नहीं। दशमलव के बाद कंटिन्यूअसली संख्या आता ही चला जाएगा, पूरी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब अनलिमिटेड ये संख्या जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से आप √3 का वर्गमूल निकलाएंगे, ये भी पूरा अनलिमिटेड जो है सो बढ़ता चला जाएगा। तो इस संख्या के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि आगे कहाँ तक गया है, वो संख्या क्या है। तो जिस संख्या में, ये गौर करिएगा कि जिस संख्या को हम अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर √2 है, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो पॉइंट के बाद ये संख्या ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही स्टॉप हो रहा, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब p बाई क्यू के रूप में जब नहीं लिख सकते, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार से √5 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और इसके बाद कंटिन्यूअसली इधर पॉइंट के बाद ये जो है सो लगातार चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब जब संख्या खत्म नहीं हो रहा है और आगे जाकर के जैसे अगर संख्या रिपीट करेगा या तो स्टॉप हो जाएगा, तब तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अच्छा, अगर नॉर्मली आपको पहचानने का रहेगा कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ तरीका आपको, है ना। देखिए ये 2 को भाज्य समझ में आएगा तो एकदम इजीली पहचान लीजिएगा। पता है 2 भाज्य है क्या? भाज्य है, क्या है? अभाज्य है पीयूष बाबू, अभाज्य है ना। क्यों अभाज्य है? क्योंकि देखिए 2 1 का पहाड़ा में आएगा, 2 किसका पहाड़ा में आएगा? 1 का पहाड़ा में आएगा, और किसका पहाड़ा में आएगा? बताइए 1 और 2 के अलावा किसी और का पहाड़ा में ये 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। जब 1 और 2 के अलावा किसी और का पहाड़ा में नहीं आएगा तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? वैसे संख्या जो अपना पहाड़ा में आए, 1 का पहाड़ा में आए, उसके अलावा किसी और का पहाड़ा में नहीं आए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अपना 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, अपना मतलब 2 का पहाड़ा और 1 का पहाड़ा में आया, उसके अलावा किसी और का पहाड़ा में नहीं आया, मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से बताइए 3 भाज्य है क्या? भाज्य है, अभाज्य है। क्यों? सिर्फ अपना पहाड़ा माता है, 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, इसके अलावा किसी और पहाड़ा में नहीं आएगा। इसी तरह से देखिए 5 भी है ना, 7 भी है ना। तो अगर यदि कोई अभाज्य संख्या, देखिए बताइए यहाँ पर 2 भाज्य क्या भाज्य है? और इसमें रूट चढ़ गया। 3 भाज्य क्या भाज्य है? इसमें रूट चढ़ गया। 5 भाज्य है क्या भाज्य है? इसमें भी रूट चढ़ गया। 7 भाज्य है क्या भाज्य है? इसमें भी रूट चढ़ गया। 9 भाज्य है क्या भाज्य है? इसमें रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा? वर्गमूल निकल करके 3 हो जाएगा। तो क्या इसको ले पाएंगे क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से 11 को देखिए, रूट है 11, रूट 13, रूट 17 डॉट, है ना। तो ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में रूट है। तो अगर यदि अभाज्य संख्या में आप रूट कभी भी देखेंगे ना तो उसको आप अपरिमेय बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? अगर अभाज्य संख्या में रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा ही नहीं, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं उसका। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाई भी अभाज्य है। पाई अभाज्य क्यों है? समझ में आ रहा? सॉरी, पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, और 22/7 का भाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दशमलव के बाद ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। देख लीजिए करके, 22/7 को भाग दीजिए, 7 दिया 10, घटा देंगे तो 1 बचेगा, दशमलव देंगे 7 एकम कितना बचेगा? 3, 7 चौका 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा?
6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35। देख रहे ना कंटिन्यूसली जा रहा है कि नहीं जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और भी परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बेसिकली अपरिमेय संख्या के बारे में। तो हमारे गणितज्ञों ने हमारे लिए बहुत सारा मेहनत किया प्यारे बच्चों, तो उसी में से देखिए कुछ कुछ उन लोगों का मेहनत का नतीजा है कि हम लोग इन सभी चीजों को आज देख पा रहे हैं ना। क्या है देखिए, अपरिमेय संख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए पाइथागोरस का नाम सुने हैं क्या आप लोग? कौन थे पाइथागोरस? गणितज्ञ थे, मेरा चचा नहीं ना थे? हैं? मत बोलिएगा कि वीरेंद्र सर का चचा थे, है ना। तो पाइथागोरस कौन थे? गणितज्ञ थे, है ना। तो पाइथागोरस क्या काम किए थे बताएंगे? क्या काम किए थे? पाइथागोरस त्रिक दिए थे। हाँ चलिए, और क्या किए थे? सही बात है, पाइथागोरस त्रिक इन्होंने नहीं दिया था। और क्या किए थे? पाइथागोरस प्रमेय याद है? पाइथागोरस प्रमेय यही ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो होगा ये कर्ण होता है ना, ये लंब होता है, ये आधार होता है। हालांकि दोनों में लंब आधार बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो होता है देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर जो होगा ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर इक्वल का साइन है, मतलब कर्ण के स्क्वायर अकेला लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये किसने कहा था? पाइथागोरस चचा ने कहा था। समझ में आ रहा बात? तो इसीलिए इसको हम लोग जो है सो पाइथागोरस का और भी बहुत सारा जो है सो योगदान है मैथमेटिक्स में, इसीलिए हम लोग जो है इनको बड़ी सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं, इज्जत के साथ इनका नाम लेते हैं गणित में, है ना। लेना भी चाहिए, हमारे आने वाले पीढ़ी भी इनका नाम लेते रहेंगे, है ना। तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है? अपरिमेय है। इसीलिए हमने क्या लिखा देखो कि पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वो एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? फिर आगे गया, इतना ही नहीं, बहुत सारे गणितज्ञों ने मेहनत किया इसमें। तो इसमें जो थे, और एक नाम है थियोडोरस, उसके बाद और थे, अच्छा इसमें और है आगे, है ना। तो थियोडोरस जो है वो रूट 7 को, रूट 10 को, रूट 11 को, रूट 12 को, रूट 13 को, इन सारे चीजों को, इन रूट 17 को, इसको भी उन्होंने अपरिमेय साबित किया था। समझना ना बात? कौन? 425 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व समझ में आता है ना? ईसा पूर्व क्या होता है? घटता है ना। तो अब जो है सो 2024 चल रहा, तो 2024 और कहाँ 425 ईसा पूर्व, तो उतना साल पहले जो है ना थियोडोरस ने साबित कर दिया था कि ये सारे सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर भी आगे और भी चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ता गया। उसके बाद 1700 ईस्वी में एक गणितज्ञ थे लैम्बर्ट और दूसरा गणितज्ञ थे लेजेंड्रे। कौन थे? लैम्बर्ट एक और दूसरा लेजेंड्रे। तो इन दोनों ने सिद्ध किया कि पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या पाई है तो सारे लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी सोचे ही नहीं कि अपरिमेय पाई जो है अपरिमेय, इसको किसने बताया था, किसने कहा था? तो याद रखिएगा कौन कौन? लैम्बर्ट और लेजेंड्रे। भूलेंगे क्या? परीक्षा में भी ना पूछे ये, लेकिन परीक्षा में पूछे यही चीज हम क्यों पढ़े? अपना नॉलेज के लिए भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो आपके नॉलेज के लिए मुझे पता है कि ये परीक्षा में नहीं पूछने वाला, फिर भी आपको ये सब जानना चाहिए, क्योंकि पाई अपरिमेय है ये तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन किसने कहा ये भी जानने का हमको हक है ना। तो इसीलिए मैं आपके सामने बहुत शिद्दत के साथ ये जानकारी को ढूंढ करके लाया हूँ कि पाई जो है सो अपरिमेय संख्या, इसको कहा था लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने। समझ में आ रहा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। हम लोगों का चैप्टर क्या था? वास्तविक संख्या। शुरू में हमने कहा था वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो अब हम लोग रियल नंबर को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर क्या क्या है याद रखिएगा। प्राकृत संख्या, अच्छा संख्या को देखेंगे ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो जो संख्या वास्तव में रहता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ऐसे रियल और क्या होता है? काल्पनिक होता है ना। तो काल्पनिक संख्या को भी मैं बताऊंगा एक दिन आपको अच्छा से। काल्पनिक संख्या थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल इसका नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या, आपके जहन में तुरंत प्राकृत संख्या क्या होता है समझ में आना चाहिए। प्राकृत संख्या जब भी मैं बोलूंगा
तो तुरंत आपके दिमाग में खटाखट चलना चाहिए 1 2 3 4। कोई बड़ा बात तो है नहीं। जो संख्या से शुरू होगा उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। फिर मैंने दूसरा चीज लिखा क्या? पूर्ण संख्या। अब बताओ तुम कि पूर्ण संख्या क्या होता है? खटाखट दिमाग में क्या चलेगा? जो जीरो शुरू होगा। वेरी गुड। उसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे? धन संख्या। क्या देखेंगे बच्चे? धन संख्या। फिर क्या देखेंगे हम लोग? ऋण संख्या, है ना। उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है क्या? एक बार ध्यान देखेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, यानी कि इन सारे के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं सर वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रहा ना? आपको परीक्षा में पूछ देगा, बताओ -2 वास्तविक संख्या है या नहीं है? है ना। ऋण पूर्णांक है, अर्थात तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। बताइए -6 √3, यहाँ पर लिखा हुआ अपरिमेय। डरना नहीं है। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? अपरिमेय। तो अपरिमेय भी तो वास्तविक संख्या का परिवार में आता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आदि के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है, चलिए ये सब सारी चीज मैं बता दिया हूं आपको, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता है ना धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है? पता है कि नहीं? पता है। हाँ, तो देखेंगे आप धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक वैसे संख्या, जो संख्या रेखा में क्या होता है? दायां तरफ देखिए, संख्या रेखा ये है, जानते हैं ना ऐसा वाला। यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है ना। अच्छा, संख्या रेखा के इधर +1 +2 +3 ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? प्लस नहीं लिखते, लेकिन 1 2 3 लिखा रहा है, मतलब आगे तरफ प्लस साइन है कि नहीं है? इधर जो होता है सो -1 -2 -3 रहता है कि नहीं? लिखा रहता है। तो इधर जो है ये 0 से दायां है कि नहीं? देखिए तो राइट साइड है ना ये, और ये क्या है? 0 से बायां है, बाईं ओर है ये। इसको हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे। तो याद रखिएगा, 1 बड़ा कि 2 बड़ा? 1 बड़ा कि 2 बड़ा? तो राइट साइड जो होता है सो संख्या बढ़ते चला जाता है, यानी कि इधर क्या है? ये इधर कौन बड़ा कौन छोटा हम लोग तो देख नहीं रहे, है ना। थोड़ा सा बता ही दे रहा हूं कि ये दाहिना साइड का संख्या जो है ना, हमेशा बायां साइड का संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ रहा? देखिए इधर 2 और 3 में कौन दाहिना? 3 दाहिना, 2 बायां, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 क्या है? बड़ा है, 2 छोटा है। तो याद रखिएगा, जितना आप राइट जाइएगा संख्या बढ़ता जाएगा, और 0 से राइट साइड का संख्या क्या होता है? धनात्मक। और 0 से लेफ्ट साइड का संख्या क्या होता है? ऋणात्मक। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसको कहते हैं? जो 0 से दाईं ओर होती है। समझ रहा? इसका मतलब 1 2 3 4 5 जितना भी बढ़ते चला जाएगा, 1000 1 अरब 1 खरब, सबके सब क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। क्या होगा? और इधर का सारे जब माइनस की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक। तो चलिए आपको इसको पढ़ लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे संख्या जो संख्या रेखा में 0 के दाईं तरफ होती है, धन पूर्णांक कहा जाता है। जैसे +1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जो जिस संख्या का आगे तरफ प्लस का साइन रहता है उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। तो चलिए ये सारी चीज बड़ी आसान है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऋण पूर्णांक। तो वैसे संख्या जो संख्या रेखा के किधर होती है? दाईं की बाईं? बाईं ओर होती है, उसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक जो होगा संख्या रेखा में किधर होगा? 0 के बायां, 0 के दायां? बायां। वेरी गुड, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लीजिएगा, बड़ी सी चीज है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हम लोग। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों का जो बेसिक पार्ट्स होता है सो यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जो जितना भी बेसिक में पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे वीडियो को, और कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो को देखें, बेसिक पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे। और मैं आगे जो है इसका एक्सरसाइज, कल आपको एक्सरसाइज, आज इस वीडियो को देखेंगे तो नेक्स्ट डे
आपको इसका एक्सरसाइज का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को के बीच में आप चैनल को बताइएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। तो मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ये चैनल आपका चैनल है। अगर किसी भी तरह का मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो निश्चित उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या क्या और सुझाव आप देना चाहेंगे, क्या मुझे इसमें क्या कहते हैं उसको कि सुधार का जरूरत है। निश्चित रूप से मेरे में भी कुछ बहुत सारा कमी होगा, कमियों का बताएंगे, जिससे मैं एक परफेक्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा और आपका परीक्षा के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर पाऊँगा। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आगे के लिए आप इंतजार करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।